गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज जो हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 सेंटेंसेस के बारे में है। सेंटेंसेस क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और हमें नीड क्यों है ये पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेंटेंस होता क्या? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि लक्ष्मी गोज टू द मार्केट, क्या है ये? क्या है ये? इज इट अ सेंटेंस? लक्ष्मी गोज टू द मार्केट डेफिनेटली सेंटेंस है। ठीक है जी। सेंटेंस के पास क्या होता है? सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? लक्ष्मी। लक्ष्मी सब्जेक्ट है, बाकी क्या है? प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाता है। व्हाट या हुम ऑफ द सेंटेंस, वो उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। बाकी सारा जो बच गया वो क्या होता है? प्रेडिकेट। यानी कि क्या कहा जा रहा है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, वो बचता है प्रेडिकेट। ठीक है जी। अब सेंटेंसेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या हो सकता है सेंटेंसेस के अंदर? क्या सेंटेंस के अंदर फ्रेज का यूज़ हो सकता है? हो सकता है। क्या सेंटेंस के अंदर क्लोजेज हो सकते हैं? क्या होता है फ्रेज और क्लोज? ये नहीं पता। फ्रेज पता है? हाँ जी, पहले पता था, अब नहीं पता। फ्रेज पहले होता है। अच्छा, वो शायद प्रीफिक्स नहीं होता। एक ही बात है। चलो जी, चलिए फ्रेज के बारे में बात करते हैं। क्या होता है फ्रेज? बिल्कुल, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये? सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैज़ इट्स कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेज कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? विच हैज़ सम मीनिंग। मीनिंग तो होता है उसका बट इनकम्प्लीट होता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ग्रे टी शर्ट, अगर मैंने ये बोला ग्रे टी शर्ट, क्या कुछ मतलब है इसका? थोड़ा बहुत तो है। ग्रे टी शर्ट तो है, जिसको पॉइंट आउट कर रही हो उसका कुछ मतलब तो है, लेकिन पूरा मतलब नहीं है। क्या ग्रे टी शर्ट का क्या कुछ करना है? कुछ बुलाना है उसको, यहाँ पर बुलाना है उस बंदे को जिसने ग्रे टी शर्ट डाली हुई है, तो कुछ ना कुछ तो सेंस है उसका। जैसे मैं बोलती हूँ इन द राइट या इन द लेफ्ट, उसका क्या मतलब है? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, कुछ तो मतलब है। कंप्लीट मतलब नहीं निकल रहा कि क्या कहना चाहते हो इन द राइट वाले के लिए। तो वो सब चीज़ें क्या होंगी हमारे पास? फ्रेजेज होंगे। ठीक है जी। फ्रेज के बाद है क्लोज। अब क्लोज क्या है? क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स? विच हैज सेंस। जिनके पास सेंस होती है। ठीक है जी। एक और इसके लिए एडजेक्टिव है क्लोज को पहचानने के लिए। क्या बोलता है? क्लोज के पास आपका सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। ठीक है जी। क्लोजेस के दो टाइप्स होते हैं, याद है? बचपन में पढ़े थे धुंधले धुंधले। क्लोज ही नहीं पढ़े थे? क्यों? स्कूल में नहीं थे क्या? आता ही नहीं था। ठीक है जी। चलो जी। ये बोलता है कि क्लोजेस हमारे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं हमारे पास? एक होता है हमारा मेन क्लोज, एक होता है हमारे पास मेन क्लोज, और एक होता है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन को और क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। और सबऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं फिर? डिपेंडेंट क्लोज, जो डिपेंड करता है किसी दूसरे के ऊपर। ठीक है जी। अब दोनों के पास ही सब्जेक्ट होगा, दोनों के पास ही प्रेडिकेट होगा। यानी कि इसके पास भी सब्जेक्ट होगा, इसके पास भी सब्जेक्ट होगा, इसके पास भी प्रेडिकेट होगा और उसके पास भी प्रेडिकेट होगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ अर्पित हैज़ अ चेन। चेन, अर्पित हैज़ अ चेन। कैसा सेंटेंस है ये? चेन है उसके पास। अर्पित हैज़ अ चेन, ये कौन सा क्लोज है? मेन क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज है? मेन क्लोज है। क्यों? इंडिपेंडेंट है, पता है उसके पास चेन है, कोई मतलब है ही नहीं। आगे मैंने लिखा विच इज मेड ऑफ गोल्ड।
आगे मैंने लिखा विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये मैंने अलग से अगर सेंटेंस लिखा विच इज मेड ऑफ गोल्ड, क्या ये सेंटेंस मेन क्लोज है? क्या है ये? सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि यहाँ पे समथिंग अनक्लियर है, क्लियर मीनिंग नहीं बता पा रहा। ऑल्दो इसके पास एक अनक्लियर सा सब्जेक्ट है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, प्रेडिकेट है, लेकिन फिर भी ये क्लियर सेंस नहीं दे पा रहा। सो अर्पित हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इसके अंदर एक हमारे पास बचता है मेन क्लोज और एक है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है जी, ओके। एक सेंटेंस है ही ड्रू अ गन, लॉड इट एंड फायर्ड। ये कैसा सेंटेंस है? ही ड्रू अ गन, लॉड इट एंड फायर्ड। मेन है, सबऑर्डिनेट है, मिक्सर ऑफ बोथ है। कैसे? क्या चीज आपको लगता है कि डिपेंड करती है दूसरे पे? ठीक है, ये ड्रू अ गन, ये आपका मेन है, और जो बाकी लॉड इट एंड फायर्ड इट है ये आपका सबऑर्डिनेट के अंदर आता है। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को अलग अलग करके देखूं तो क्या बनेगा? क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकती हूँ, ही ड्रू अ गन? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में ही लॉड इट। आपको याद होगा अगर बचपन में कंजक्शन पढ़ते थे तो आप लोग कोमा एंड या लगाकर कुछ कंजक्शन वर्ड्स लगाकर उन चीज़ों को सिमिलर कर देते थे, और जो कॉमन प्रोनाउन या नाउन होते थे उनको आप हटा देते थे, रिमूव कर देते थे। तो वैसे यहाँ से ही रिमूव किया गया था इसको कंबाइन करने के लिए। लास्ट में क्या होगा? ही फायर्ड। अब क्या लग रहे हैं ये? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, कोई भी ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, तो आपको उन्हें सेपरेट कर करके देखना होगा कि क्या वो डिपेंडेंट मीनिंग दे रहे हैं या इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहे हैं। अगर वो डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट क्लोज के अंदर आएंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रहे हैं तो वो आएंगे आपके इंडिपेंडेंट क्लोज के अंदर। चाबी। चलो ठीक है जी, चलो जी, क्लोजेस के बाद चलते हैं हमारे पास। क्लोजेस के पास है हमारे पास कि सेंटेंस के लिए और क्या क्या चाहिए, और क्या चाहिए होता है सेंटेंस बनाने के लिए। अच्छा, बचपन में पढ़ते आ रहे थे सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो डिपेंड करते हैं जो भी मिलेगा हमारे पास। क्या वर्ब के भी टाइप्स हो सकते हैं? चलो, सब्जेक्ट तो नाउन हो गया, जो जिस चीज़ के बारे में बात कही गई है वो सब आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या वर्ब के टाइप्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट के भी टाइप हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं? बचपन में पढ़ा होगा कुछ। बचपन मतलब ये ACA फाउंडेशन से पहले का सफ़र। तुम्हारी 11-12 भी तुम्हारे बचपन में आती है? अच्छा, उसमें आती नहीं, CBSE में हटा दिए गए हैं ग्रामेटिकल पोर्शंस, राइटिंग स्किल्स हैं सिर्फ। चलो जी, करते हैं फिर आगे इसके अंदर। सब्जेक्ट में वर्ब क्या होता है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, प्रेपोजिशन कुछ होता है पता है? प्रेपोजिशन सुना सुना सा है, क्या होते हैं? सपोर्टिंग वर्ब्स। वाह, अच्छा पूछ रहे हो। फ्रॉम, इन, आवर, करते क्या हैं? अच्छा, ये तो एग्जाम्पल्स हुए इसके, करते क्या है ये? हेल्प इन फॉर्मिंग अ सेंटेंसेस, बिल्कुल ठीक है। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो तुम सारे बच्चे गलत करते हो जब तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल, क्या ये सेंटेंस सही है? मेरी जो बुक है टेबल पे रखी है, मैं बोलती हूँ द बुक इज द टेबल, गलत है। क्यों गलत है? रिलेशनशिप पता नहीं चल रहा कि बुक और टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जो चीज़ किसी की पोजीशन से पहले या किसी की पोजीशन को बताए उस चीज़ को बोलते हैं प्रेपोजिशन। लाइक द बुक इज द टेबल,
ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा कि बुक टेबल है, यानी कि इसकी पोजीशन हमें बतानी होगी कि बुक का टेबल से क्या रिलेशन है। तो मैंने यहाँ लिखा ऑन द टेबल। तो क्या अब रिलेशन पता चल रहा है कि बुक कहाँ है? तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन के सामने लगते हैं शब्द, और क्यों लगते हैं, ताकि वो रिलेशनशिप बता पाएँ बाकी के सेंटेंस के साथ, उस चीज़ को बोलते हैं आपकी प्रेपोजिशंस। ठीक है। और ये प्रेपोजिशंस तुम सारे बच्चे गलत लिखते हो पेपर में, किसी की कोई प्रेपोजिशन नहीं मिल रही होती, कुछ भी सेंटेंस फॉर्म किया होता है। आर्टिकल्स में भी यही हाल होता है तुम्हारा। रिलेशनशिप बनाने आने चाहिए सेंटेंसेस के आपस में। ठीक है जी, चलो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे हम। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे पास? तो ऑब्जेक्ट बोलता है हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट, और एक है हमारे पास प्रेपोजिशनल। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट एंड व्हाट इज प्रेपोजिशनल? किसी को आइडिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा और प्रेपोजिशनल क्या होगा? जब मैं आई थी यहाँ पे तुम बोल रहे थे अब ये भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों वाली चीज़, और तुम्हें बच्चों वाली चीज़ नहीं आती। हाँ पेपर में आते हैं, प्रेपोजिशन फाइंड करने नहीं आते, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए। ज़िंदगी में तो काम आती है तुम्हारे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही कर देते हो, जो जच रहा है वो लगा देते हो तुम बिना ऐसे ही करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बचपन में आते थे, अच्छा ये सही लग रहा है इसके अंदर, लगा देते हैं। बोलो। अच्छा बस शांत हो जाओ, ऑब्जेक्ट पे आ जाओ वापस, ऑब्जेक्ट पे आ जाओ वापस। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रेपोजिशनल पता है कुछ क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउंस। चलो जी बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ, कुणाल राइट्स अ लेटर। कुणाल राइट्स अ लेटर। एक और सेंटेंस कुणाल के नाम पे ले लेते हैं। कुणाल राइट्स मी अ लेटर। अब इसके अंदर एक जगह तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक जगह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? डायरेक्ट तो यहाँ पर अ लेटर है, ठीक है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा मी से डायरेक्ट होना चाहिए और अ लेटर से इनडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा? पता कैसे चलेगा? हाँ बताती हूँ, पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना आता है। मैम ऐसा लगा कि मी से वो डायरेक्ट। चलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्टली किसी चीज़ को रिसीव करता है, यानी कि यहाँ पर लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है? लेटर को लिखा जा रहा है। डायरेक्ट एक्शन रिसीवर क्या है? लेटर है। जब इनडायरेक्ट में क्या आएगा? जिस किसी दूसरे पर्सन के लिए काम किया जाता है, फॉर व्हाट या होम, किसी दूसरे के लिए काम किया जाए तो वहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे डायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो? लेटर लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो या किसको देने के लिए लिख रहे हो? मी, मुझे देने के लिए लिख रहे हो। तो यहाँ पर जो मी है दैट विल बी द इनडायरेक्ट। एक और कर लेते हैं, चलो जी। आई मेड पास्ता। भूख लगी है, आई मेड पास्ता, मैंने पास्ता बनाया। तो डायरेक्ट क्या काम कर रही हूँ मैं? बना रही हूँ। बेचारा जो भी जली कटी चीज़ें झेल रहा है वो कौन झेल रहा है? पास्ता झेल रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? पास्ता। जो डायरेक्ट रिसीवर है दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आई मेड पास्ता फॉर माई मदर, किसके लिए बनाया जा रहा है? मदर के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि इसका बेनिफिट किसको रिसीव होने वाला है? मदर को रिसीव होने वाला है। तो जो मदर है वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन है? मदर। काम किसके लिए किया जा रहा है? दैट विल बी द इनडायरेक्ट। जो इस काम को किया जा रहा है, जो एक्चुअल रिसीवर है वो होगा आपका डायरेक्ट। लाइक मन में किक द बॉल, इसके अंदर बॉल क्या है? मन में किक द बॉल, इसमें बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बॉल।
चलो जी, उसके बाद है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होगा? लाइक लुक एट द बोर्ड। तो जो एट द बोर्ड है यानी कि जिस भी नाउन प्रोनाउन के आगे आपका लग जाएगा प्रेपोजिशन वर्ड, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा प्रेपोजिशनल फॉर्म। ठीक है, तो प्रेपोजिशनल की डेफिनेशन क्या होगी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की? बस आपके ऑब्जेक्ट के आगे कोई प्रेपोजिशनल वर्ड लगा होना चाहिए। ऑन द टेबल क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्लियर इतना? चलें आगे। चलो जी, ऑब्जेक्ट के बाद है हमारे पास वर्ब। किसी को याद है वर्ब कितने टाइप्स की होती है? कितने टाइप्स की? कौन कौन सी? बच्चों वो टेंस होते हैं। इतना डाउन? पर्सनल वर्ब कौन सी होती है? पर्सनल वर्ब ये तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है। चलो, और बुक तो नहीं खुली? अच्छा ठीक है, बताओ कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, और वर्ब तो सारी हैं, वो तो कंबाइनली वर्ब के नाम पर आती हैं। नहीं, सभी हेल्प नहीं करते। आगे बताओ, हेल्पिंग वर्ब और? अच्छा, और क्या हो सकते हैं? मेन वर्ब हो सकती है, ठीक है, और मोडाल्स हो सकते हैं, ठीक है, और चल आ जाओ। यहाँ पर जो वर्ब होते हैं उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं हम। 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी होती है हमारे पास? एक होता है हमारे पास फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। सुना है? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है। एक होता है ट्रांजिटिव। अभी भी नहीं याद आ रहे क्या? और इंट्रांजिटिव। तीसरा होता है आपका मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को और कोई डिफाइन कर सकता है आगे? किसी सेंटेंस को पूरा करने में नहीं, डेफिनेशन नहीं, इसके नीचे भी और होते हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, अनदर नेम होता है इसका। इस चार्ट को कोई कंप्लीट कर सकता है? यहाँ पर 2 नाम और आएंगे। इंक, अच्छा, हिंट। हिंट ये बच्चे पहले बोल चुके हैं वो 2 नाम। मोडाल्स, ठीक है, और कोशिश करो, सही जा रहे थे तुम। एडवर्ब्स। एडवर्ब्स इज द एड ऑन द वर्ब्स, जो उसकी विशेषताएं बताए। चलो जी, और दूसरा होता है प्राइमरी। हेल्पिंग वर्ब का प्राइमरी फंक्शन क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्राइमरी फंक्शन क्या है? हेल्प करना। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये क्या करते हैं? आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है जी, जो जनरल हेल्प करे, जो आपके सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करने की पावर ना रखे, वो होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब जो मोडाल्स होते हैं ना, मोडाल्स कब यूज़ किए जाते हैं? मोडाल्स बोलता है कि मैं मोड बताऊंगा। मोडाल्स यानी कि मोड, मोड यानी कि मूड। मैं मूड बताऊंगा, सेंटेंस का मूड कैसा है या मोड कैसा है। आपकी कैपेबिलिटी बता रहा है, परमिशन बता रहा है, आपकी हिम्मत बता रहा है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, एडवाइस दे रहा है। उन सब जगहों पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, दैट इज़ द मोडाल्स। जैसे कि हाउ डेयर यू टू कम लेट। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है? मूड बताया जा रहा है कि टीचर का मूड कैसा है, डांट रहा है तुम्हें। तो यहाँ पर जो वर्ब्स यूज़ की हैं वो कैसी है? मोडाल्स वाली। जो डेयर वर्ड आएगा वो मोडाल्स के अंदर कवर होगा आपका। ठीक है जी, चलो स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ट्रांजिटिव वर्ब्स और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स, किसी को याद आया? धुंधला धुंधला
बचपन की यादें ताज़ा हुई, धूल हटी वहाँ से, नहीं हटी, कर रखे हैं, याद नहीं है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, अब कर लो फिर। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो इन ट्रांजिट हो, ट्रांजिट करे जो किसी चीज़ को, जो रास्ते में हो, कार्यशील हो, कार्यरत हो, ट्रांजिट करता है अपने एक्शन को टुवार्ड्स दी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी एक्शन का रिसीवर प्रेजेंट होना चाहिए। जिस एक्शन का रिसीवर है वो वाली वर्ब होंगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। जिस एक्शन को कोई रिसीव ही नहीं कर रहा वो वाले आएंगे आपके इनट्रांजिटिव वर्ब में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक, द ड्राइवर स्टॉप द कार। यहाँ पर वर्ब क्या है, काम क्या किया गया है, स्टॉप किया गया है। किसे स्टॉप किया गया है, कार को, यानी कि जो कार है वो रिसीव कर रही थी आपके एक्शन को। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई ड्राइव रैशली, आई ड्राइव रैशली। तो इसके अंदर मेरा जो एक्शन है वो क्या है, मेरा एक्शन रैशली है, ड्राइविंग करना। और ड्राइविंग के लिए कौन रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे जो मेरे एक्शन को रिसीव करे। तो यहाँ पर जो ड्राइव वर्ड हो गया वो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया। जैसे कि आई रैन फॉर 2 hours, आई रैन फॉर 2 hours। यहाँ पर जो रैन वर्ड है वो मेरी वर्ब है, क्या वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? किसने एक्शन रिसीव किया मेरे रनिंग का? मैं तो सब्जेक्ट हूँ ना, रैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रिसीवर ऑफ द एक्शन कुछ नहीं है, तो वो वर्ब हो जाएगी मेरी इनट्रांजिटिव। आई रैन ऑन द ट्रेडमिल, अब ट्रांजिटिव है, क्यों? ट्रेडमिल ने रिसीव किया है उस एक्शन को, तो वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके ऊपर, ट्रांजिटिव के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं फाइनाइट की। फाइनाइट वो हैं जो बिल्कुल फाइन आइटम्स होते हैं, यानी कि जो अपना रूप बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जैसे कि ही रीड्स, अगर ही रीड्स है तो क्या आई के साथ क्या लगेगा, रीड्स लगेगा या रीड लगेगा, रीड। शी राइट्स, शी को आई में कन्वर्ट कर दो, आई राइट्स, राइट। राइट्स और राइट चेंज हो रहा है आपस में, जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है मेरी वर्ब चेंज हो रही है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब में चेंज आए वो वर्ब्स होंगी हमारी फाइनाइट, और जहाँ वर्ब चेंज ना हो नॉन फाइनाइट। जैसे कि शेफाली लव्स टू डांस, ठीक है जी। आगे लिखती है मैंने, मन में लव्स टू डांस। यहाँ पर जो वर्ब है हमारी, जो वर्ब है डांस, क्या वो चेंज हो रही है? लव्स टू डांस, चलो शांत हो जाओ। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, टू डांस। टू डांस लगाने के बाद ना मैं अपने सब्जेक्ट को चाहे मेल रखूँ चाहे फीमेल रखूँ, मेरा जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब उसको प्लूरल करके देखते हैं, दे लव्स टू डांस, दे लव टू डांस, तब भी मेरा वर्ब जो है चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपना इन्फिनिटी में हो गया। अगर इसको मेरे को फाइनाइट में चेंज करना हो तो टू हटा दो बस, शी डांसेस, ही डांसेस या दे डांस, तो उसके अंदर क्या हो गया, मेरा वो वर्ब फाइनाइट में कवर हो गया। तो नॉन फाइनाइट के ना काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मैंने लगाया वो क्या हो गया मेरा, टू इनफाइनाइट। ठीक है। टू इनफाइनाइट के अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी वर्ब चेंज नहीं हो रही लेकिन वर्ब से पहले टू नहीं लगाया हुआ, जैसे कि शी मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, क्राई, रोना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही और शी के चेंज होने के बाद भी मेरी वर्ब नहीं बदली, लेकिन इसमें टू भी नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी वो होगी बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इनफाइनाइट। ठीक है, चलो जी। इसके बाद और दो वर्ड्स होते हैं, जीरेंड्स एंड पार्टिसिपल का नाम सुना है? जब आप अपने वर्ब्स की फॉर्मेट को चेंज करके यूज़ करते हो, उसको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दो या प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही रखो, प्लस साथ में क्या लगा दो आप, ING लगा दो, तो उस टाइम पर भी आपकी जो वर्ब है वो बार बार चेंज नहीं होती। जैसे कि मैं बोलूँ अर्पित सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर,
जो चेयर है वो कैसी है, टूटी हुई है, ठीक है जी। अर्पित था तो यहाँ पर ब्रोकन ही आया। अगर मैंने इसके आगे बोलना लक्ष्मी सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर, क्या जो वर्ड है ब्रोकन वो चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो इस तरह की वर्ब को बोला जाता है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये भी इनफाइनाइट का पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट का, यानी कि ये भी चेंज हमारी नहीं होती। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट के अंदर आएगा हमारे पास जिरेंट्स। जिरेंट्स क्या बोलता है, जिरेंट्स बोलता है कि आप अपनी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, अपनी जो भी वर्ब है उसके साथ सिर्फ आईएनजी लगा दो, उसके बाद आपकी वर्ब नाउन बन सकती है। अगर आपकी वर्ब नाउन बन गई, नाउन वाली क्वालिटी उसके अंदर आ गई, तो वो भी आपकी कभी चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखवाया था तुमसे रीडिंग हैबिट्स के ऊपर, याद है, रीडिंग हैबिट्स तुमने लिखा था, तो रीडिंग जो है वहाँ पर एक सब्जेक्ट बन चुका था आपका, एक नाउन बन चुका था, जिसके बारे में तुमने पर्टिकुलर आगे आगे एक्सप्लेन किया है। रीडिंग किसी एक हैबिट को शो करता है, किसी चीज़ को, किसी थीम को, किसी आइडियाज़ को या किसी फीलिंग को शो कर रहा है, तो वहाँ पर वो कैसा नाउन बन चुका था, मेरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन चुका था, ठीक है जी। रीडिंग के अलावा अगर मैं बोलूँ प्लेइंग, प्ले के आगे आईएनजी लगा दूँ तो क्या वो नाउन बन सकता है? फिशिंग, स्विमिंग बन सकेगा, ठीक है जी। वो सब होते हैं हमारे पास जिरेंट्स। ये वर्ब समझ में आई है क्या है? मेन वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब आपकी नॉर्मल वर्ब होते हैं जो कुछ भी काम करने के लिए बता रही है। जैसे ड्राइव जो है वो आपकी मेन वर्ब है। इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज है तो ये क्या होगी? फाइनाइट। अगर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज है तो ये बन जाएगी नॉन फाइनाइट। इसको किसी की हेल्प चाहिए तो इसको लगेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि यहाँ पर प्राइमरी लग सकते हैं या मोडाल्स लग सकते हैं, ठीक है जी। इस वर्ब का किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है तो दैट इज़ ट्रांजिटिव। इसी वर्ब का अगर किसी पर एक्शन नहीं हो रहा तो दैट इज़ इंट्रांजिटिव। इतना क्लियर है? ठीक है, रब कर दूं इसे। पार्टिसिपल के अंदर क्या होता है, आप अपने वर्ब को ना चेंज कर देते हो। अपने वर्ब को चेंज करोगे या तो आप अपने पास्ट पार्टिसिपल के अंदर, या फिर आप उसके आगे क्या लगा दोगे? प्रेजेंट में ही रखोगे। जब आप उसको प्रेजेंट में रखोगे तो वो क्या होगा आपका? वो आपका आईएनजी के साथ आएगा, जैसे कि प्लेइंग, कैरिंग, इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ पर ये नाउन नहीं बनेगा, एडजेक्टिव के जैसे यूज़ होगा। जैसे कि जब मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अर्पित सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर, तो वो जो ब्रोकन चेयर है, ब्रोकन वर्ड, वो उस चेयर की एडजेक्टिव है, बता रहा है कि चेयर कैसी है, ब्रोकन है। तो वहाँ पर वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, एज एन आपका नाउन यूज़ नहीं हो सकता। तो वहाँ पर आएगा पार्टिसिपल। आईएनजी लगाने के बाद नाउन बन गया तो आएगा आपके पास जिरेंट। ठीक है, क्लियर इतना? वेयर इनफाइनाइट में टू का यूज़ नहीं होता वर्ब के आगे। हेल्प, जो भी आपका मेन वर्ब है उसके आगे टू का यूज़ नहीं करोगे, और बिना टू के यूज़ करे भी आपकी जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो रही, वो होता है आपका बेयर इनफाइनाइट। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो इसके ऊपर बेस्ड आ सकते हैं कि मान लो दो सेंटेंस दे दिया, जैसे फर्स्ट दिया था मैंने, अर्पित हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इसके अंदर बाइफरकेट करके बताओ कि मेन सेंटेंस कौन सा है, क्लोज कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। इस तरह की चीज़ें आ सकती है आपके पास। ये वर्ब्स वगैरह तो तब यूज़ होते हैं आपके, इनके बेसिस पे ना कई बार आगे आपके जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, लाइक इसके अंदर मोडाल्स का यूज़ है तो वो किस तरह का यूज़ होगा, इम्पेरेटिव होगा या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, वो वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा आगे। वो चीज़ें आ सकती है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कर दूँ इसे रब। बाकी इस चैप्टर के तो टेस्ट लेती हूँ मैं अच्छे खासे, मज़ा आता है इस चैप्टर के टेस्ट में, बच्चों के नंबर नहीं आते। वैसे ही 0 लगा दूँ, चलो 0 से तो ले ही लोगे एक आधा नंबर, तो 12 साल में नहीं आया समझ। चलो कोशिश करो, आ जाएगा, इतनी हार्ड भी नहीं है ग्रामर। चलो फ्रेजेस को दोबारा करते हैं। क्या बताया था मैंने? फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ ना कुछ मतलब है लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है जी। अब ये जो आपके फ्रेजेस हैं इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक है आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, एक है नाउन फ्रेज।
और एक है आपके पास वर्ब फ्रेज। अब इसके अंदर क्या होगा, जिस फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशन का यूज़ हो गया वो फ्रेज बन जाएगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। जो फ्रेज आपके नाउन का काम करेगा वो हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज, और जिस फ्रेज के अंदर आपकी वर्ब आ जाएगी वो होगा आपका वर्बल फ्रेज, वर्ब फ्रेज। जैसे कि हम खाना खाने के बोल, आपने खाना खाया, अगर आप आंसर करते हो हैव ईटन या हैज़ ईटन, तो वो क्या है आपका आंसर दे भी दिया बट कुछ कंप्लीट सेंस भी नहीं है, तो वहाँ पर आपने वर्ब के बारे में बताया कि हाँ ये काम हो चुका है या हो रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या होगी आपकी वर्बल फ्रेज के अंदर आएगी। नाउन फ्रेज में क्या होगा, नाउन फ्रेज में कोई भी चीज़ जो आपका नाउन बनने वाला है तो नाउन फ्रेज आएगा। जैसे कि आपके पास है यहाँ पर द बीच इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर पिकनिक। यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है कि ग्रेट प्लेस है, ग्रेट प्लेस फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए जो ग्रेट प्लेस है यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है आपको, नाउन को डिफाइन कर रहा है, सारा का सारा फ्रेज होगा आपका नाउन फ्रेज। क्लियर इतना? प्रेपोजिशन के अंदर क्या आएगा, ऑन, अबव, टू, बिहाइंड, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल था द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वो जो ऑन द टेबल वाला फ्रेज है वो कवर होगा हमारा प्रेपोजिशनल के अंदर। चलें आगे, बस थक गए अभी तक। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी वर्ड तो याद नहीं है मुझे, हिंदी वाला मुझे याद नहीं है। नहीं, अभी तुम्हारे पास और है करने के लिए, और है तुम्हारे पास करने के लिए। होमवर्क लिख लो पहले अपना। सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। हाँ ये होमवर्क ही है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंस के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, आगे बोलो, इंटेरोगेटिव, थे ये सेंटेंसेस थे आपके पास, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। असर्टिव इसके अंदर आता है जो पॉजिटिव सेंस होते हैं। हैं ये थे डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। क्या होते हैं ये थे तो ये क्या होते हैं? अच्छा, और इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, वो इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी में बिल्कुल डिक्लेरेटिव में शांत शांत शांत। डिक्लेरेटिव में क्या होता है, आपको सिर्फ सामने वाले को ये डिक्लेयर करना होता है जो भी एक्चुअल फैक्ट है। इम्पेरेटिव में उसको एडवाइस करना होता है, कमांड देना होता है, इस तरह की चीज़ें आती है आपकी इम्पेरेटिव में, सजेशन, कमांड जब दी जाती है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पुट किया जाता है, और एक्सक्लामेटरी के अंदर एक्सक्लामेशन साइन पुट किया जाता है। अच्छा, एक्सक्लामेशन के साथ है ना इसका एक और सब टाइप है, याद है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव होता था, हाँ, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इसके पीछे भी एक्सक्लामेशन साइन ही आता है, तो हम इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब किसी के लिए प्रार्थना की जाती है, किसी को ब्लेसिंग्स दी जाती है, तो वो ऑप्टेटिव होते हैं, और सिर्फ लॉन्ग एक्सप्रेशन वाले जो वर्ड आते हैं हमारे, वो एक्सक्लामेटरी में आते हैं। जैसे हुर्रे, अल्लाह, ओह, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं हम लोगों के एक्सक्लामेटरी के अंदर। बाकी सारे जो हैं दुआएं देने वाले शब्द, वो सब आते हैं हमारे ऑप्टेटिव के अंदर। होमवर्क, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका डिक्लेरेटिव में आएगा। डिक्लेरेटिव होता है जब आप कुछ भी डिक्लेयर करते हो, मतलब सिंपली बता रहे हो, ना सामने वाले को कमांड दे रहे हो, ना क्वेश्चन पुट कर रहे हो, ना ही अपनी कोई फीलिंग शो कर रहे हो। जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, सिंपल है। आई एम टेकिंग माई लेक्चर, सिंपल है। यू आर डूइंग योर वर्क, शट डाउन, शट अप, स्टैंड अप, गो देयर, कम हेयर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या है आपके इम्पेरेटिव। चलिए जी,
अब है ना होमवर्क ये है आपका कि इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपके पास व्हाट्सएप पे आएंगे जो आपको करने हैं। आपको डिफाइन करना है कि ये इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरो है, एक्सक्लामेटरी है, डिफाइन करना है सिर्फ। व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे, ठीक है। थैंक यू। हम साथ